हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बेसिक क्या हम किस चीज के बारे में पढ़ें, क्योंकि हमें ये नॉलेज होनी जरूरी है कि चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, हमारे पास केमिस्ट्री में तीन टर्म्स थी। एक तो थी हमारे पास थर्मो डायनेमिक्स, एक थी हमारे पास इक्विलिब्रियम, और थर्ड टर्म आती है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। तो जो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम वो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। वो थर्मोडायनेमिक्स किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी हमने? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में, कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। मींस डेल्टा जी नेगेटिव आया तो रिएक्शन फिजिबल है, जीरो आया तो इक्विलिब्रियम में है, और पॉजिटिव आया तो नॉन फिजिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इक्विलिब्रियम जो था वो हमने इंफॉर्मेशन दे रहा था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन जो है किस एक्सटेंट तक कंप्लीट होगी, उस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा था। 20% कंप्लीट होगी, 2% कंप्लीट होगी, 80 होगी, 90 होगी, उस चीज की इंफॉर्मेशन। लेकिन कोई रिएक्शन मान लिया चाहे 80% हो जाए या 98% कंप्लीट हो जाओ, स्पॉन्टेनियस भी हो, लेकिन मेन रोल ये भी तो है उसकी स्पीड कितनी होगी। मान लिया वही रिएक्शन अगर 10 दिन में पूरी हो रही है तो उसका फायदा कम है, और वही रिएक्शन सेकंड के 100वें हिस्से में कंप्लीट हो रही है तो भी उसका फायदा कम हमारे लिए। तो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होनी बहुत जरूरी है। तो जो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम था, जो स्पीड थी रिएक्शन की, उसकी इंफॉर्मेशन किससे मिल रही थी? हमने केमिकल काइनेटिक्स से। काइनेटिक्स से ग्रीक वर्ड आया काइनेसिस, वहां से ड्राइव है, जिसका मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो इस चैप्टर में जो है हम डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑर्डर्स की, और उनकी स्पीड ऑफ द रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में जब हम स्टडी करें केमिकल काइनेटिक्स तो एक टर्म आती है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आती है हमारे पास टर्म? एक रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? मान लिया हमारे पास में कोई ए ऑफ ए है रिएक्टेंट, और उसने हमको प्रोडक्ट दे दिया बी। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारी? रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम के अंदर चेंज हुई, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट से भी कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया मैं रिएक्टेंट के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो जो मेरी रेट थी रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं रेट, वो किसकी इक्वल हो जाएगी? कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की तो नेगेटिव साइन आएगा, यहां पर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हमारे पास में प्रेजेंट है प्रोडक्ट, तो उसके साथ अगर कंपेयर करनी है तो वहां पर लिखेंगे किसके इक्वल उसका है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी इक्विवेलेंट हो सकती है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को किसी के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन क्यों आया और प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन किस लिए आया? तो देखो भाई, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? मान लिया फॉर एग्जाम्पल, जो रिएक्टेंट था मेरे पास, जो मैंने रिएक्शन ली थी यहाँ पे ए ऑफ ए गिव राइज टू पी, जब टाइम मेरा 0 था, रिएक्शन मैंने स्टार्ट की थी, इसकी कंसंट्रेशन थी 10 मोल, ठीक है, और प्रोडक्ट था मेरे पास 0। जब मेरा टाइम t इक्वल टू t1 के इक्वल हो गया, या फिर ये लगा लो 10 सेकेंड हो गया, इसके इक्वल हो गया, इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास बच गई 6 मोल, और प्रोडक्ट आ गया मेरे पास 4 मोल, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर अगर मेरे को कहे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकलती है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मेरे पास कितना है? 6 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है? 10। तो यहां से रिजल्ट क्या बचेगा? -4, और कंसंट्रेशन नेगेटिव हो सकती है, मैक्सिमम 0 पॉसिबल है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसलिए पहले ही नेगेटिव का साइन लगा दिया, ताकि नेगेटिव लास्ट में क्या बन जाए? मेरा पॉजिटिव बन जाए, इसलिए लगाया मैंने। फिर ऐसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना उसके अंदर 4, प्रोडक्ट इनिशियल कितना था 0, 4 माइनस 0 क्या बच गया? 4 बच गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी बच रहा है यहाँ पे।
तो इसलिए यहाँ पे कोई भी साइन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। मान लिया फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफ भी अगर इसका स्टडी कर रहा हूं, अगर ग्राफ पढ़े इसका, मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर टाइम है, इधर कंसंट्रेशन है अपवर्ड में, यहाँ पर कंसंट्रेशन 0 है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, तो इस टाइप से आएगी ना मेरी, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट किस में होता रहेगा, प्रोडक्ट में चेंज, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती आ जाएगी। ठीक है ना, डाउन दी आ रही है ना कर्व हमारे पास, तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो उस नेगेटिव के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा मैंने। और यही ग्राफ अगर मैं प्रोडक्ट के लिए रिप्रेजेंट करता, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेता और यहाँ पे टेम्परेचर लेता, सॉरी टाइम लेता यहाँ पे, तो यही कर्व मेरी कैसी आती, इस टाइप से आती, क्योंकि इनिशियल जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन 0 थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्शंस में से रिएक्टेंट जो थे वो रिएक्ट करके की साइड जा रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं कंटिन्यूस। तो क्लियर हो गया यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होती है। अब देखो मेरे पास में यही रेट ऑफ रिएक्शन, मेरे पास इसकी 2 टाइप्स आई। अभी तक हमने जस्ट ये पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, फिर हम इसके बाद ये पढ़ेंगे कुछ एक एग्जांपल्स इनके हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे उसकी टाइप्स। तो अगर भाई हम टाइप्स देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स आई यहाँ पे। सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या आई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और सेकंड टाइप हमारे पास क्या आई, इंस्टेंटेनियस, क्या आई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये 2 टर्म आई, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें डिफरेंस क्या है ये देखो, मान लिया यहाँ पे मैंने कोई भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लेकर चल रहा हूं मैं, यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा टाइम है, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 है, ये मेरी कर्व आई। तो एवरेज रेट का मतलब क्या था कि मैं इस जगह से, इस इनिशियल कंसंट्रेशन से यहाँ तक जब मैं गया तो सभी में भाई इक्वल स्पीड तो नहीं होगी। मान लीजिए स्टेप से इसके अंदर छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, ये इस टाइप के मिलेंगे। मान लीजिए स्टेप से स्टेप में उसकी स्पीड ज्यादा उसका है या फिर कम होगी, या फिर ज्यादा मिल्स का है या इससे भी ज्यादा मिल्स का पहुंचने में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिफरेंट मिलेगी। जैसे हम मान लिया हम यहाँ से अपने घर से स्कूल जाते हैं बस में, तो बस की स्पीड इक्वल थोड़ी ना होती है, कहीं फास्ट भी चलती है कहीं स्लो भी चलती है, लेकिन हम क्या निकालते हैं उसकी एवरेज, कि एवरेज टाइम कितना लगे हमने पहुंचने में। तो सेम रेट के ऊपर है, तो कहीं पर रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो सकती है, कहीं पर स्लो, लेकिन हम क्या करेंगे इनिशियल और फाइनल के बीच में जो टोटल चेंज आया उसको टाइम से डिवाइड करके उसकी एवरेज निकालेंगे, और वो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। क्लियर हो गया आई थिंक सभी को। फिर उसके बाद सेकंड आई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन। मान लिया फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर जो कंसंट्रेशन थी तो भाई रिएक्शन की रेट क्या थी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा वो मेरी क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस पॉइंट पे रेट क्या थी भाई मेरी, वो अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो भी मेरी क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस थी ना मेरे पास, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी। क्लियर होगी दोनों। अब यहाँ पे क्या था, सबसे फर्स्ट मेरे पास ये आया कि इनमें से बेटर कौन सी थी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटर थी या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑब्वियसली मेरे लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की एडवांटेज थी कंपैरिजन टू एवरेज की। क्यों, क्योंकि इससे मैंने पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ वो स्पीड पता लग रही थी, रिएक्शन की रेट पता लग रही थी, और हर एक इंस्टेंट को पता होगी तो उसने ऐड करके टोटल से डिवाइड करके एवरेज में तब भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर वो एवरेज रेट दे दे तो उससे इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल सकता। तो इसलिए ज्यादा बेटर कौन सी थी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज इट गिव्स रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अब किसी रिएक्शन के लिए कैसे लिखी जाएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वो देखो। मान लिया फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, और ये डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, H2+I। इसके लिए मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो पहले मैं लिखूंगा इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई एवरेज जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखवाना मैं, तो उसके लिए साइन यूज किया जाएगा डेल्टा।
कौन सा साइन यूज किया जाएगा, डेल्टा। तो जब मैं इसके लिए लिख रहा हूं तो मेरे सबसे पहले मैंने क्या लिखनी है, रेट किसके इक्वल थी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच आई की एच आई की कंसंट्रेशन में जितना चेंज आया डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, जितने टाइम इंटरवल के भी अंदर। और उसके लिए साइन क्या आएगा मेरा, नेगेटिव। जो उसके मल्टीपल होंगे, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे रिएक्टेंट की साइड, वो आ जाएंगे अपोन में, 1/2 आ गया। 3 होता था 1/3, 4 होता था 1/4। ऐसे ही इज इक्वल टू, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट से कंपेयर कर रहा हूं, उसको प्रोडक्ट से भी तो कर सकता हूं कंपेयर। प्रोडक्ट क्या है मेरे, HI और I2, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा H2, जितना H2 की कंसंट्रेशन में चेंज आया डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब ये प्रोडक्ट है इसलिए साइन पॉजिटिव, इसका मल्टीपल फैक्टर कितना सामने 1 है, तो 1/1 1 ही रहता था, इसलिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं आयोडीन से भी कंपेयर करके निकाल सकता हूँ, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो भी डेल्टा I2, बीच में प्लस का साइन ही आएगा भाई, इज इक्वल टू का साइन आएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा T। यहाँ भी प्रोडक्ट था इसलिए पॉजिटिव। कहने का मतलब ये क्या है कि जो रेट थी ना, मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, रेट को मैं इससे भी कंपेयर कर सकता हूँ हाइड्रोजन से, रेट को मैं आयोडीन से भी कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है, और आपस में सारे इक्वल का साइन आ गया, तो किसी को किसी के साइड में मैं रख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के लिए फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, अगर रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो उसके लिए मैं एक से ज्यादा तो भी ऐसे ही लिखता हूं उसके लिए। अनदर देखो, अब ये मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी, अगर मैं निकालता इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा वो देखो। अब इंस्टेंटेनियस में अगेन मैंने लिख दिया रेट इज इक्वल टू, भाई इंस्टेंटेनियस में जो भी चीज रिप्रेजेंट की जाएगी वो इस डेल से रिप्रेजेंट की जाएगी, डी वाली जो टर्म हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगेन ऐसे ही लिखा जाएगा, डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और साइन किसका, नेगेटिव का, और 2HI थे तो 1/2, क्योंकि रिएक्टेंट में थे साइन इसलिए नेगेटिव आया, और मल्टीपल से प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो वो 1/ लिखे जाएंगे। इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सिंपल 1 था ये हो जाएगा डेल H2 डिवाइडेड बाई डेल T और डेल I2 डिवाइडेड बाई डेल T। इससे कंपेयर करके हम जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। तो ये हमारी एवरेज के लिए था और ये हमारी इंस्टेंटेनियस के लिए था। जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा जाओ उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्रेशन लिख कर दिखाना है। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि इस रिएक्शन के लिए एवरेज का एक्सप्रेशन लिखो या इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब लिख लोगे, आई थिंक प्रैक्टिस करनी है, कुछ एक एग्जांपल्स की लिख कर तुमने प्रैक्टिस करनी है घर पर, कोई भी रिएक्शन हो, बड़ी हो या छोटी हो, उसके लिए हमने लिख कर देखना है। अब हम नेक्स्ट क्या होंगे, इसकी यूनिट के ऊपर नेक्स्ट आया हमारे पास यूनिट। अब यूनिट क्या होगी हमारे पास, रेट की। तो भाई देखो, यूनिट की जब मैं बात करूं तो मैंने लिखा था कि जो मेरी रेट थी वो हमेशा किसके इक्वल थी, कंसंट्रेशन की इक्वल थी, चाहे मैं रिएक्टेंट की ले रहा था कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की ले रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहा था या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे क्या ले रहा था मैं, टाइम ले रहा था, इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यूनिट यहीं से निकल आएगी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट मेरी क्या निकल आई, ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ये मेरी जो रेट की यूनिट थी वो निकल आई यहाँ पे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जब मैं रेट की यूनिट फाइंड आउट करूंगा तो ये आएगी उसकी। क्लियर हो गया आई थिंक ये भी। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम इस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। भाई कुछ एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल, वहां पे एवरेज इंस्टेंटेनियस के भी डिस्कस करेंगे, और आगे जो हमारे पास आएंगे न्यूमेरिकल वो भी डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आए फैक्टर्स। क्या है हमारे पास, फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट आएगा। उसके बाद तो सबसे फर्स्ट फैक्टर मेरे पास क्या था, वो था कंसंट्रेशन। फर्स्ट फैक्टर क्या था मेरे पास, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन भी किसकी, रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लिया कोई भी रिएक्शन है, अगर उसके अंदर रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी मेरी, फास्ट हो जाएगी।
लेकिन अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो अगेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी क्या होगी उसके अंदर, कम होगी वहां पे। सेकंड फैक्टर आया मेरे पास टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या आया, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, देखो भाई अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो मॉलिक्यूल्स के पास थी वो एनर्जी वहीं गई ना, मॉलिक्यूल्स और ज्यादा रैंडमली मूव करना फास्ट कर देंगे और ज्यादा कोलिजन पॉसिबल होंगे, और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतने ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसके अंदर चेंज होंगे, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज कर दिया था रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। थर्ड आया फिर मेरे पास कैटालिस्ट। थर्ड क्या है मेरे पास, कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट का काम क्या था भाई, रिएक्शन को स्पीड अप करना। कैटालिस्ट वो चीज थी जो एक बार स्टार्टिंग में इनिशियली हमने डालनी थी स्मॉल अमाउंट के अंदर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रही थी, स्पीडली चेंज कर रही थी। कोई रिएक्शन काफी स्लो है, 2 दिन में पूरी हुई है, कैटालिस्ट डाल दिया, हो सकता है वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, इतनी स्पीड अप करे रिएक्शन। तो जब हम कैटालिस्ट डालेंगे तो उसने अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा रिएक्शन में प्रोसीड करने के लिए, और रिएक्शन की स्पीड जो थी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 3 फैक्टर आए, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटालिस्ट। और टेम्परेचर का तो इतना इफेक्ट है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ना, 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो थी हमारी, रेट ऑफ रिएक्शन वो हो जाएगी नियरली डबल। कितनी हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, डबल। पहले 10 मोलिक्यूल प्रोडक्ट में जा रही थी, तो 10 डिग्री राइज करने पे 20 मोलिक्यूल प्रोडक्ट में चले जाएंगे। पहले 1 लाख जा रही थी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दिया तो 2 लाख मोलिक्यूल चले जाएंगे, इतनी स्पीड अप हो रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया मेरे पास फोर्थ फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या है मेरे पास, प्रेजेंस ऑफ लाइट। भाई अब लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूँ H2 + Cl2। लाइट की प्रेजेंस में मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl। क्या आ गया मेरे पास एग्जांपल, तो H2 + Cl2 गिव राइज टू 2 HCl। इसमें क्या था, जब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना, वो होती है फ्री रेडिकल के थ्रू, और एक बार फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए तो वो रिएक्शन हाईली स्पीड अप करती है, रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, रिएक्शन में कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया मेरे पास फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस टाइप से इफेक्ट करेगा, ये देखो। मान लिया फॉर एग्जांपल मेरे पास है NO + O2, 2 मोलिक्यूल्स थी, फॉर्मेशन होगी 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NO2, और मेरे पास थे 2 मोलिक्यूल्स ऑफ CO + O2 गिव राइज टू 2 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। भाई ये रिएक्शन है मेरी फास्ट और ये रिएक्शन होगी मेरी स्लो। तो भाई एक बात बताओ, दोनों में सेम ऑक्सीजन ऐड करी, सेम तरीके से एडिशन हो रहा है, लेकिन ऊपर वाली फास्ट नीचे वाली स्लो, तो इफेक्ट कहाँ आ रहा है, NO की वजह से आ रहा है इफेक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की वजह से अफेक्ट आ रहा है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे। भाई एक तो और भी हो सकता है पॉसिबल फैक्टर, लेकिन एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें इसी टाइप से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा हमारे पास में आया फैक्टर्स के बाद एक लॉ ऑफ मास एक्शन आया। क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन फिर उसकी कुछ एक लिमिटेशंस रही, तो उसके बाद सेकंड आया हमारे पास रेट लॉ। ठीक है, अब देखो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया सबसे फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, मान लिया कोई भी हमारे पास रिएक्शन है A of A + B of B गिव राइज टू C of C + D of D। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन उसने क्या बताया था कि जो रेट होगी मेरी रिएक्शन की, जो रेट होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से है मेरे, A और B, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और रेज टू द पावर देयर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल a और b, तो a की पावर a और b की पावर b। According to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to concentration of the reactant
रेज टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इस प्रपोर्शनल कांस्टेंट को अगर मैं रिमूव करूं तो ये क्या आ जाएगा, k इंटू ए की पावर a इंटू में b की पावर p, ये आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। लेकिन क्या था भाई, जब इस एक्सप्रेशन से हमने रेट निकाली और एक्सपेरिमेंटली रेट निकाली किसी भी रिएक्शन के लिए, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा था, वो मैच नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर लिमिटेशंस थी, कमियां थी लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। इसी ने एग्जैक्ट करने के लिए मेरे पास आया रेट लॉ। क्या है हमारे पास, रेट लॉ। पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आया, उसके बाद क्या आया, रेट लॉ। उसने क्या बताया कि सेम रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, रेट में मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, वो इसी एक्सप्रेशन के इक्वल होगी, k इंटू ए इंटू बी, लेकिन उसकी रेज टू दी पावर क्या होगी, p और q होगी। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बट देयर पावर मे बी इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और मे नॉट बी। ये P B A के इक्वल और Q B के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी है। P और Q क्या है, मेरी एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंटली निकलेंगी P और Q की वैल्यू। डायरेक्ट रिएक्शन से मैं उसकी पावर A या B नहीं लिख सकता। और उस बेसिस पे जब कंक्लूजन आया तो ये निकला कि जब रेट लॉ से हम जो एक्सप्रेशन निकाल रहे थे, रेट की वैल्यू निकाल रहे थे, और जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट निकाल रहे थे, वो दोनों मैच कर रहे थे। इसका मतलब मेरा जो रेट लॉ था वो क्या था, एग्जैक्ट था। क्लियर हो गया। मींस रेट लॉ में क्या था, रेट लॉ में ए और बी की पावर p और q आएंगे। ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, जरूरी नहीं है। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बताया था कि जो इनके मल्टीपल होंगे रेज टू दी पावर वही आएगी, वो उसकी कमी रहे। और फिर इसके अंदर ये जो मेरा k आया है, यहाँ पर आया या इसके अंदर k आया, इस k न कहेंगे हम रेट कांस्टेंट। क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट। और भाई ये जो रेट कांस्टेंट है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस k की वैल्यू बढ़ेगी, घटाओगे तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। किसी भी रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, k की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी रेट की, इसकी वैल्यू, k की वैल्यू। अगर ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है इनकी मोलर कंसंट्रेशन, तो कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही k पे, लेकिन टेम्परेचर इफेक्ट डालेगा। ठीक है। और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उससे हमारी रेट भी अफेक्टेड होगी, उससे हमारी क्या होगी, रेट भी अफेक्टेड होगी। और इस k की वैल्यू थी ना, वो डिफरेंट थी हर एक डिफरेंट ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पर जो रेज टू दी पावर आई मेरे पास p प्लस क्यू, किसके अंदर, रेट लॉ के अंदर जो एक्सप्रेशन में, वो था मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या था वो मेरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मींस रेट लॉ के अंदर जो रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा उसमें ए और बी की पावर जो पी और क्यू आ रही है वो किस चीज से एक्सप्लेन करेंगी, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएंगे। मान लिया कोई रिएक्शन है, उसकी रेट वो ऐसे लिख रहा है, आर इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का भाई ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, तीनों ने ऐड कर दियो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये उसका क्या आ जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर होगी ये चीज, ये क्या हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और जो ऑर्डर है ना रिएक्शन का, वो जीरो भी पॉसिबल है, फर्स्ट भी पॉसिबल है, सेकंड भी पॉसिबल है, थर्ड भी है और शोन है। ठीक है, फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, 1.5, 2.5, 3/4, ये भी पॉसिबल है। और जो रेट कांस्टेंट k की वैल्यू थी वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग मिलेगी, सेकंड के लिए अलग और थर्ड के लिए अलग। देखो फॉर एग्जांपल, अब मैं बात कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की। वो देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, लॉ ऑफ मास सेक्शन और रेट लॉ समझना है हमने, क्या है, क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में। मान लिया देखो मेरे पास है, सबसे पहले मैं एक निकाल कर दिखा रहा हूँ जीरो ऑर्डर के लिए। मान लिया रिएक्शन का ऑर्डर आया मेरे पास जीरो। अब जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन है
तो मेरा एक्सप्रेशन है जनरल R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, चाहे मेरे पास सी की पावर जेड कुछ भी हो, मेरे पास एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जब मैं यूनिट निकालूंगा चाहे 2 टर्म हो 3 हो, तो मैं उसमें अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ऐसे लिख लूंगा R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर जस्ट एक्स मान लो, उसी से मेरा जीरो फर्स्ट हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई 0, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर इस x की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, x की वैल्यू सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन चेंज होती रहेगी। अब मैंने रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल रहा था, के है मेरा रेट कांस्टेंट, यूनिट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, r क्या है मेरा रेट डिवाइडेड बाई ए की पावर x। भाई रेट की यूनिट क्या थी, मैंने पढ़ा था रेट की यूनिट थोड़ी देर पहले, क्या थी मेरी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाई रेट पड़ी थी ना, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये यूनिट आई थी ए की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूं मैं, किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसके लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। तो किसी की पावर 0 किसके इक्वल हो है, 1 के इक्वल, तो यहां से जो के था उसकी यूनिट मेरे पास क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मैं फर्स्ट के लिए निकालता, अगर मैंने कह देता फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं क्या कर लेता, उसमें मान लेता R इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर 1 मान लेता, फर्स्ट ऑर्डर हो जाती मेरी रिएक्शन। यहां से मैं के निकालता तो क्या आ जाती, R डिवाइडेड बाई ए की पावर 1, और R की यूनिट क्या है मेरे पास, रेट की, वो तो फिक्स रहनी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ए क्या है, रिएक्टेंट है, ए क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो एक मेरी कंसंट्रेशन ही होगी ना, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स, और पावर 1 है तो 1 रहेगा, 2 होता तो पावर 2 कर देते, मोल की पावर भी 2 हो जाती, लीटर की -2 हो जाती, लेकिन फर्स्ट था 1 है तो ये सेम रहेंगी, मोल से मोल कट जाएगा, लीटर से लीटर, क्या बच गई यूनिट, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, सेकंड इनवर्स। इसके लिए भाई एक शॉर्ट ट्रिक है, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुमने, तो ऑर्डर निकालना है, उसकी यूनिट निकालनी है, तो वो है मोल लीटर इनवर्स उसकी पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, मोल लीटर इनवर्स उसकी पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। देखो अब मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं, तुमने अगर जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे मैं लिख दिया रिएक्शन का ऑर्डर, यहाँ पे लिख दी मैंने यूनिट, अगर मेरा है जीरो ऑर्डर तो n की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 बचेगा, यूनिट क्या आ जाएगी मेरे पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर फर्स्ट है मेरा ऑर्डर तो n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 0 1 हो जाएगा, और ये बचेगा खाली सेकंड इनवर्स। अगर मेरी 2 है, सेकंड ऑर्डर के लिए निकालनी है, 10 की वैल्यू 2 रख दो, 1 माइनस 2 कितना बच गया यहाँ पे, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा मोल की पावर -1 लीटर, प्लस के अंदर आ जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर थर्ड है, थर्ड के लिए निकालना है, 10 की वैल्यू 3 रख दो, 1 माइनस 3 -2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, मोल की पावर -2 लीटर की पावर +2 और सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास में। तो भाई इस तरीके से रेट कांस्टेंट की किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में क्या करेगा, वो कह देगा फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, मान लिया उसने रिएक्शन लिख दी मेरे को N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3, ये लिख दी, वो लिख दिया फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज, के की वैल्यू रख दी 2.3 × 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स, और ये पूछ लिया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। अब हम सोचेंगे वैल्यू दे रखी है, कोई फॉर्मूला लगेगा तब ऑर्डर निकलेगा, अरे नहीं, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट थी अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग थी, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के है तो उसकी यूनिट देखूंगा मैं, जस्ट यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, तो मैंने उसी से ऑर्डर पता लग जाएगा कि भाई सेकंड इनवर्स कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए थी, फर्स्ट, तो आंसर आ जाएगा रिएक्शन का जो ऑर्डर था वो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। यहाँ पे भाई हमने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, प्लस साथ में एक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल याद करना है। किसकी बात कर रहे हूं मैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
मान लिया फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं एग्जांपल याद करूं तो मेरे पास देखो एग्जांपल है मेरा H2 plus Cl2 गिव राइज टू 2HCl लाइट हीट रिएजेंट। ये भाई कौन सी रिएक्शन के लिए है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, याद कर लियो इसको। उसके अलावा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 उसका मैं डिकम्पोजिशन कर दूं, तोड़ दो उसमें, यह आ जाएगा N2 plus 3H2। ये भी मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एटलीस्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मेरे को 2 एग्जांपल याद होने चाहिए। ठीक है, आज के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। कल नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स का। ओके, थैंक यू।